Hello students. Today we are going to begin Unit 4 from your English reader book, and the name of the unit is Achievers. Achievers means the persons who achieve something, who are able to get something, who are able to succeed in life. जिन्होंने लाइफ में कुछ प्राप्त किया है, कुछ हासिल किया है, ओके, कुछ समथिंग गेट किया है, प्राप्त किया है, या फिर सक्सीड इन लाइफ, हु आर एबल टू सक्सीड इन लाइफ, जो जीवन में सफल हो सके हैं, उनको अचीवर्स बोलते हैं. अचीव करना, प्राप्त करना, हासिल करना. सी द इंट्रोडक्शन. रीड द पोएम गिवन बिलो. इस यूनिट के इंट्रोडक्शन के लिए ये बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम गिवन है. एंड द नेम ऑफ द पोएम इज द ब्रेव लिटिल काइट. छोटा सा एक पतंग है, वो बहुत ब्रेव है. ओके, ये बड़ा पतंग है, ये छोटा पतंग है. यहाँ पर इन पतंग को ही कहा गया है. ओके, इसीलिए हम इनको ही मान के बात कर रहे हैं. आई नेवर कैन डू इट, द लिटिल काइट सेड. छोटे पतंग ने कहा, मैं ऐसा कभी नहीं कर पाऊंगा, कर सकता. As he looked at the others high over his head. और ऐसा उसने क्यों कहा? क्योंकि दूसरे जो पतंग थे वो उसके सिर से भी बहुत ऊंचाई पर उड़ रहे थे. ये छोटा पतंग ऊपर वाले पतंगों को देख के कहता है कि मैं ऐसा कभी नहीं कर पाऊंगा, मैं इतनी ऊंचाई तक कभी नहीं उड़ पाऊंगा. I know I shall fall if I tried to fly. और मुझे पता है अगर मैंने ट्राई भी किया उड़ने का तो मैं गिर जाऊंगा. Try, said the big kite. Only try. और बड़े पतंग ने उसको क्या कहा? Try. Only try. ट्राई तो करो, कोशिश तो करो. और I fear you never will learn at all. नहीं तो I fear, मुझे डर है, you never will learn at all. नहीं तो तुम कभी भी सीख ही नहीं पाओगे. But the little kite said, I'm afraid I'll fall. I'm afraid means मुझे ऐसा लगता है, मुझे ये डर है कि मैं गिर जाऊंगा. I'm afraid. afraid को हम वैसे डर कह देते हैं ना, मुझे डर है. लेकिन यहाँ पे हमें याद रखना है कि afraid को हमेशा डर से नहीं हमने जोड़ के देखना. इसमें आएगा कि मुझे ऐसा लगता है. I'm afraid का मीनिंग होता है मुझे ऐसा लगता है. ओके, मुझे डर है या मुझे ऐसा लगता है. ये डर फियर वाला नहीं है, ये आपको ऐसा फील होता है, वो वाला है. आई एम अफ्रेड, आई विल फॉल, मैं गिर जाऊंगा. आई विल, अपॉस्ट्रोफी डबल एल का मीनिंग, अगर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिवन है तो इसका मीनिंग होता है विल. आई अपॉस्ट्रोफी डबल एल, तो इसका मीनिंग होता है आई विल, अगर यहाँ फर्स्ट फॉर्म है. अगर यहाँ इसके बाद थर्ड फॉर्म, सॉरी, अपॉस्ट्रोफी डबल एल, तो विल ही होगा. विल या शैल को कहते हैं. ठीक है, आई विल. नेक्स्ट स्टैंजा. द बिग काइट नॉडेड. नॉडेड मीन्स सिर हिलाना, हाँ में या ना में किसी भी तरह से सिर हिलाना, उसको नॉडेड कहते हैं. द बिग काइट नॉडेड. आ वेल, गुड बाय. आ वेल मीन्स ओह ठीक है, गुड बाय, मैं जा रहा हूं. आई एम ऑफ, मैं जा रहा हूं. एंड ही रोज टूवर्ड्स अ ट्रैंक्विल स्काई. ट्रैंक्विल मीन्स calm and peaceful. The meaning is given at the bottom of your poem. Calm and peaceful. And he rose towards the tranquil sky. और calm और peaceful, शांत आकाश की तरफ. Rose means ऊपर को उठ गया वो पतंग, बड़े वाला पतंग ऊपर उड़ गया. Then the little kite's paper stirred at the sight. At the sight means इस दृश्य को देखकर, इस बड़े पतंग को ऊपर जाते हुए देख के, छोटे वाले पतंग के जो पेपर है वो स्टर्ड, हवा में ऐसे हिलना, ऐसे फड़फड़ाना. हिलता है ना हवा में कोई पेपर, तो अचानक से हवा में फड़फड़ाया, वो उसका कागज फड़फड़ाया उस पतंग का. स्टर्ड मीन्स कंपन जैसा हुआ उसमें, ये देखे कि ये तो ऊंचाई पर उड़ गया बड़े वाला पतंग. एंड ट्रेम्बलिंग ही शुक हिमसेल्फ फ्री फॉर फ्लाइट. फ्लाइट मीन्स उड़ान.
उड़ने के लिए उसने अपने आप को झटका देकर फ्री कर दिया, अपनी डोर को थोड़ा सा झटका मारा। वैसे तो क्या होता है कि जो बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं वो डोर को ढीली छोड़ते हैं, पतंग को ढीली छोड़ते हैं, तब वो ऊपर जाती है। यहाँ पर हमें पतंग को पर्सोनिफाई हमें करके दिखाया गया है कि पतंगे आपस में बात कर रही हैं या सोच रही हैं। तो यहाँ लिखा है कि छोटे काइट ने अपने आप को थोड़ी सी ढील दी ताकि वो ऊंचे उठ जाए ऊपर उड़ने के लिए। एंड फर्स्ट व्हर्लिंग मीन्स राउंड राउंड, ऐसे 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 घूमना, राउंड राउंड राउंड। फर्स्ट व्हर्लिंग एंड फ्राइटन्ड, और डरा हुआ भी था शुरू में। देन ब्रेवर ग्रोन, और फिर वो ब्रेव हो गया और बहादुर हो गया, उसमें और बहादुरी आ गई, थोड़ी सी उसमें हिम्मत आई। अप ही रोज थ्रू द एयर अलोन, और हवा में से वो ऊंचा और ऊंचा अकेला ही उड़ता चला गया। पहले डर रहा था, घबरा रहा था, दूसरे पतंग को देखकर थोड़ी सी मोटिवेशन मिली और ये इसने भी ऊंचे उड़ान की कोशिश की और ये अप ऊंचाई पर चला गया। नेक्स्ट लाइन Till the big kite looking down could see the little one rising steadily, और कब तक उड़ता गया ऊंचाई पर? जब तक कि बड़े पतंग ने नीचे की तरफ देखा और उसको ये पतंग छोटे वाला नजर आ गया कि ये भी धीरे धीरे, स्टेडिली मीन्स स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता ये पतंग भी राइज कर रहा था, ऊपर उठ रहा था। थर्ड स्टैंजा, देन हाउ द लिटिल काइट थ्रिल्ड विद प्राइड, और फिर छोटा पतंग भी कैसे, प्राइड मीन्स गर्व से भर गया, थ्रिल्ड जोश में भर गया और उसको अपने ऊपर गर्व होने लगा कि मैं भी उड़ सकता हूँ। एज ही सेल्ड विद द बिग काइट साइड बाय साइड, और अब वो बड़े काइट के साथ साइड बाय साइड सेल कर रहा था। सेल वैसे होता है पानी में तैरना, लेकिन यहाँ हवा में तैर रही हैं पतंगे, हवा में उड़ रही हैं, तो हवा में उड़ते हुए को भी सेल्ड वर्ड यूज कर सकते हैं। While far below he could see the ground, और इतनी ऊंचाई से ये पतंग नीचे ग्राउंड में नीचे देख सकता था कि कितनी नीचे ग्राउंड में। And the boys like small spots moving round, और जो लड़के थे ऐसे लग रहे थे जैसे छोटे छोटे स्पॉट्स हों, जमीन पर कोई धब्बे हों। ये देखो इतनी ऊंचाई से पतंग को ये बच्चे बिल्कुल ही छोटे छोटे डॉट्स की तरह से नजर आ रहे थे, स्पॉट्स की तरह से ये नजर आ रहे थे जो कि इधर उधर मूव कर रहे थे। दे रेस्टेड हाई इन द क्वाइट एयर, यहाँ पर दे किसके लिए यूज हुआ है? बिग और स्मॉल काइट के लिए, बिग और लिटिल काइट के लिए। उन्होंने हवा में, क्वाइट बिल्कुल ही शांत, स्टिल एयर में, रुकी हुई हवा में, रेस्टेड मीन्स आराम से एक जगह पर उड़ने लगी। जब हवा में बहुत ऊंचाई पर पतंग चली जाती है या बर्ड्स चले जाते हैं तो बर्ड्स भी सिर्फ पंख अपने सीधे फैला के रखते हैं, फड़फड़ाते नहीं, और पतंगे भी इधर उधर कहीं नहीं, बिल्कुल ऐसे लगता है कि एक ही जगह पे टिक के वहां पे रेस्ट करने लग गए। एंड ओनली द बर्ड्स एंड क्लाउड्स वर देयर, और वहां पर उनको क्या नजर आ रहे थे? इतनी ऊंचाई पे सिर्फ बर्ड्स और क्लाउड्स नजर आ रहे थे। ओह हाउ हैप्पी आई एम, द लिटिल काइट क्राइड, और छोटे काइट ने क्राई करके बहुत जोर की आवाज में कहा, मैं कितना खुश हूं। एंड ऑल बिकॉज आई वॉज ब्रेव एंड ट्राइड, और किस लिए खुश हूं? ये सब इसलिए पॉसिबल हुआ बिकॉज आई वॉज ब्रेव, क्योंकि मैं बहादुर था, एंड ट्राइड, और मैंने कोशिश की। तो ये लाइन आपको याद आ रही होगी। यहाँ पे कोशिश करने से क्या लाइन याद आती है? यस, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और इस पोएम का भी एक मैसेज क्या बनता है, यहाँ पे आप लिख सकते हो, जहां चाह वहां राह। तो क्या बोलते हैं इंग्लिश में इस मैसेज को? वेयर देयर इज अ विल का मतलब इच्छा शक्ति, जहां इरादा होता है, हम ठान लेते हैं। वेयर देयर इज अ विल, जहां पक्का इरादा होता है, देयर इज अ वे, वहां राह भी मिल जाती है। देयर इज अ वे, वहां हमें रास्ता भी मिल जाता है।
Where there is a will, there is a way. So come to the next page. You will see this page. On the basis of your reading of the poem, complete the chart given below. नीचे ये चार्ट गिवन है, इसमें बताना है लिटिल काइट को क्या क्या फियर था, क्या डर था लिटिल काइट को कि वो उड़ नहीं पाएगा और नीचे गिर जाएगा. इंस्पिरेशन फ्रॉम द बिग काइट, और बड़े काइट से कैसे इंस्पिरेशन मिली वो लाइन यहाँ पे लिखोगे आप. उसके बाद लिटिल काइट्स फीलिंग्स बिफोर हिज फ्लाइट, उड़ान से पहले छोटे काइट की फीलिंग्स क्या थी. और उसके बाद आप लिखोगे लिटिल काइट्स फीलिंग्स आफ्टर फ्लाइंग हाई इन द स्काई, आकाश में ऊंचा उड़ने के बाद लिटिल काइट कैसे फील कर रहा था. और लास्ट वन, द रीजन फॉर हिज सक्सेस, उसकी सफलता का रीजन, कारण क्या था वो यहाँ पे लिखोगे. यू विल ट्राई टू डू दिस एक्सरसाइज. देन देयर इज अनदर एक्सरसाइज. Which of the following quality or qualities do you think is or are important for achieving success and why? इनमें से कौन सी क्वालिटीज सफलता प्राप्त करने के लिए ज़रूरी हैं और क्यों हैं. ये सारी ही क्वालिटीज़ आपकी पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं, ये सारी ज़रूरी हैं सक्सेस हासिल करने के लिए. आप इनको सोच सकते हो कि क्यों ज़रूरी है. नेक्स्ट वन, दिस इज द बुक ऑफ अचीवर्स. द बुक ऑफ अचीवर्स, अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन. और इस बुक में क्या है, ऐसे लोगों के करेज की स्टोरी है, ऐसे अचीवर्स, ग्रेट अचीवर्स के बारे में लिखा हुआ है. हु हैड द करेज टू फुलफिल देयर ड्रीम्स, जिन्हें अपना सपना पूरा करने की हिम्मत दिखाई, का हौसला दिखाया. एंड रीच द हाइट्स नो वन कुड एवर इमेजिन, और ऐसी ऊंचाइयों पर, सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचे जो कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था. यू विल रीड व्हाट इज देयर इन दिस बुक. इस बुक में सबसे पहले प्रीफेस गिवन है. प्रीफेस मीन्स इस बुक के बारे में कुछ गिवन है, इसको आप रीड करोगे. द बुक अचीवर्स डिस्क्राइब सम पीपल फ्रॉम डिफरेंट प्रोफेशंस हु एक्सेल्ड इन द फील्ड डिस्पाइट देयर डिसेबिलिटीज. इसमें ऐसे लोगों का जिक्र है जो डिसेबल्ड थे. डिसेबल्ड मीन्स जो, जिनमें कोई ना कोई फिजिकल वीकनेस थी, कोई ना कोई फिजिकल डिसेबिलिटी थी. ओके, लेकिन उसके होते हुए भी इन्होंने अपने अपने फील्ड में एक्सेल्ड मीन्स उत्कृष्ट परफॉर्मेंस, बहुत ही बेस्ट परफॉर्मेंस अपनी तरफ से दी. तो उनके फिजिकल हैंडीकैप उनके रास्ते की रुकावट नहीं बना, और उनमें जो स्पिरिट और जेस्ट था, जोश भरा हुआ था लाइफ के लिए, वो उनका दिखाया गया है इसमें. और उन्होंने अपनी डिसेबिलिटी को ही नहीं ओवरकम किया, बल्कि 700 मिलियन डिसेबल्ड पीपल जो अक्रॉस वर्ल्ड थे, उनके लिए हार्ड वर्क किया. और उन्होंने अपने सपनों को, अपने एम्स को, अपने गोल्स को प्राप्त किया, हासिल किया. और उनकी लाइफ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, हमें उनसे प्रेरणा मिलती है. यू विल रीड दिस प्रीफेस. देन यू विल रीड अबाउट दीज पर्सन्स. सबसे पहले हिलेरी बेट्स के बारे में बताया गया है, जो कि एक बिजनेस वूमन थी. और क्या डिसेबिलिटी थी इसकी, ब्लाइंड और डेफ थी. ये ब्लाइंड देख नहीं सकती थी, अंधी थी, और डेफ थी, डेफ मीन्स बहरी थी, सुन नहीं सकती थी. तो हिलेरी बेट्स के बारे में गिवन है, इसको आप रीड करोगे. देन यू विल रीड अबाउट दिस पर्सन. दिस इज स्टीफन हॉकिंग. स्टीफन हॉकिंग एक एस्ट्रोनॉमिकल फिजिसिस्ट थे. फिजिक्स के एरिया में ये एक प्रोफेसर थे, एस्ट्रोनॉमी डिपार्टमेंट में, एंड मैथमेटिशियन भी थे ये. और इनकी डिसेबिलिटी क्या थी, मोटर न्यूरॉन डिजीज. मोटर न्यूरॉन डिजीज क्या होती है, जिसमें ब्रेन तो काम करता है, लेकिन ब्रेन की जो इंस्ट्रक्शंस हाथों पैरों को होती हैं, वो हाथ पैर या जुबान भी काम नहीं कर सकती. तो मोटर न्यूरॉन डिजीज, जिसमें कि हमारा दिमाग हमारे शरीर को कंट्रोल नहीं कर पाता. तो इस पर्सन को ये बीमारी थी, लेकिन ये एस्ट्रोनॉमिकल फिजिसिस्ट और मैथमेटिशियन बना अपनी लाइफ में. और इसने क्या क्या किया, यू विल रीड हियर. देन यू विल रीड अबाउट केविन सॉन्डर्स. केविन सॉन्डर्स वाज द फेडरल इंस्पेक्टर और व्हील चेयर एथलीट. चल नहीं पाता था, लेकिन व्हील चेयर पे ही एथलीट बना, ये स्पोर्ट्स पर्सन बना.
और फेडरल इंस्पेक्टर की पोस्ट भी हासिल की। और इसकी डिसेबिलिटी क्या थी? पैरालिसिस था इसको। यह खड़ा नहीं हो पाता था, चल नहीं पाता था, व्हील चेयर पे ही बैठता था। तो केविन सॉन्डर्स के बारे में आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट आप इस बुक में गिवन है लुडविग वॉन बीथोवन के बारे में। लुडविग वॉन बीथोवन वॉज अ म्यूजिशियन, संगीतकार थे, लेकिन इनकी डिसेबिलिटी, ये डेफ थे, सुन नहीं सकते थे। बिना सुने म्यूजिक की नॉलेज होना और म्यूजिशियन बन जाना, सक्सेसफुल म्यूजिशियन बनना बहुत ही रेयर अचीवमेंट है। तो इसके बारे में आप यहाँ रीड करोगे। नेक्स्ट इज जॉन मिल्टन। इस बुक में जॉन मिल्टन के बारे में गिवन है। जॉन मिल्टन वॉज अ पोएट एंड हिज डिसेबिलिटी, वो ब्लाइंड थे, देख नहीं सकते थे, कवि थे वो। ओके, जैसे सूरदास हम कह सकते हैं, सूरदास भी ब्लाइंड कवि थे और ये जॉन मिल्टन भी ब्लाइंड कवि थे। इनके बारे में गिवन है। नेक्स्ट वन इज एल्बर्ट आइंस्टाइन। इनका तो नाम सुना है आपने, इनकी फोटो भी ध्यान होगी, आपको पहचान होगी। एल्बर्ट आइंस्टीन कह सकते हो या आइंस्टाइन कह सकते हो। तो ये एटॉमिक फिजिसिस्ट थे। एटम बॉम्ब की खोज, एटम बॉम्ब कैसे बन सकता है, वो चीज़ इन्होंने ही बताई थी। ओके, एटॉमिक फिजिसिस्ट मीन्स एटम्स की जो पावर होती हैं उसको कंट्रोल करना, उसके यूजेस के बारे में इनको पता था। और इनकी डिसेबिलिटी क्या थी? ये डायस्लेक्सिक थे। डायस्लेक्सिक मीन्स इनको बोलने में प्रॉब्लम्स थी। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि 3 साल की एज तक वो बोल नहीं पाते थे, और जब बड़े भी हो गए तब भी बहुत मुश्किल होती थी उन्हें अपने स्कूल का काम करने के लिए या अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए, लिखने के लिए या बोलने के लिए वर्ड्स ढूंढने में ये बहुत मुश्किल होती थी कि कौन सा वर्ड लिखूं यहाँ पे, कौन सा वर्ड बोलूं, क्या बोलूं मैं यहाँ पे। डायस्लेक्सिक। एंड द लास्ट वन इज यू विल रीड अबाउट टॉमस अल्वा एडिसन। एडिसन जिन्होंने बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब को इन्वेंट किया था, आपको पता होगा साइंस में। टॉमस अल्वा एडिसन ये एक साइंटिस्ट थे और इनकी डिसेबिलिटी क्या थी? लर्निंग डिसेबिलिटी एंड स्लाइटली डेफ। थोड़ा सा ये बहरे भी थे, कम सुनता था और ये लर्न नहीं कर पाते थे। लर्निंग डिसेबिलिटी, स्कूल डेज में कुछ भी लर्न नहीं कर पाते थे, याद करते थे लेकिन नहीं याद रहता था, वो सब भूल जाते थे। तो ये भी पर्सन्स इतने इंपॉर्टेंट थे, अचीवर्स बने, इन्होंने सफलता हासिल की। यू विल रीड अबाउट देम एंड ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग यू विल कंप्लीट A.2। ओके, इन्हीं में से है जो आप पढ़ोगे। और उसके बाद यू विल डू A.3। ये भी आप यहीं से मैच कर सकते हो, इसको इजी है। एंड नेक्स्ट A.4। A.4 में आपने ट्रू और फॉल्स देना है इसी रीडिंग के बेस पे। तो ये वर्कशीट